वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें हम ये जाना कि कैसे तापमान बढ़ रहा है और मतलब 2100 आने तक ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी का तापमान 5 डिग्री बढ़ जाएगा, जिसको अब एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। तो साइंटिस्ट और बड़े बड़े शोधकर्ता अब इस चीज़ पर लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम कर सकें और जो तापमान जो 5 डिग्री गर्म होने की संभावना है उसको हम 2 डिग्री पर ले आएँ। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी जाना कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो हम उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं कि जलवायु में सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा जो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो मौसम हैं, हमारे देश में ज़्यादातर 4 मौसम देखने को मिलते हैं। गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, बारिश का और एक बसंत का मौसम। तो बसंत का मौसम को अगर कैटेगराइज करें तो 3 बड़े मौसम सीजन हमारे देश में देखने को मिलते हैं, गर्मी का, ठंडी का और बरसात का। ठीक है, अगर इस तरीके से तापमान पृथ्वी का बढ़ने लगेगा तो आपको बता दूं, गर्मी का जो समय है उसका जो अंतराल है वो लंबा हो जाएगा, ठंडी का जो अंतराल है वो छोटा होता जाएगा और जितना ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा इवापोरेशन, वाष्पीकरण की क्रिया होगी और उसी हिसाब से बारिश भी का भी जो अंतराल है वो बढ़ जाएगा। और आपको बता दूं, जहाँ पर पानी के जो स्रोत हैं वो जब ज़्यादा सूख जाएंगे तो सूखा भी पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब कि जहाँ बारिश हो रही है तो वहाँ खूब बारिश होगी, जहाँ पे बारिश नहीं हो रही तो वहाँ सूखा ही पड़ जाएगा। तापमान गर्मी ज़्यादा लंबा होने की वजह से जो सीजनल वेजिटेबल्स होते थे या फ्रूट्स होते थे, जो मतलब मौसमी बोलते हैं ना, फल सब्जियाँ जो उगाई जाती हैं, उनको वो तापमान नहीं मिलेगा जितना चाहिए। एग्रीकल्चर में इसके सीधे तौर पर इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा हुई, बारिश टाइम पर नहीं हुई तो अनाज सूख जाएंगे, और अगर बारिश हुई और औसत से ज़्यादा हुई तो पूरा का पूरा जो खेती जो वो एग्रीकल्चर फील्ड है वो पानी में डूब जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो मौसम है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी को अगर हम टेम्परेचर के रेफरेंस में बात करें तो जो मौसम हमारा सही समय पे हो रहा था, जो एक पर्यावरण का संतुलन बना हुआ था जिसको हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि समय पे कोई मौसम नहीं आ रहा है। तो उसका असर सीधे कृषि पे होगा, क्योंकि और किसी पे सीधे असर पे अगर हम सीधे तौर पे देखें कि अगर कृषि पर सीधा उसका असर हो रहा है, क्योंकि अगर तापमान ज़्यादा है, अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो दोनों ही कंडीशन में जो हमारी उत्पादन जो उपज है उसमें कमी आएगी, और उत्पादन और उपज में कमी आने से जो पूरे मतलब विश्व को जो भरण पोषण की जो उसमें संकट आएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे एक पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से पृथ्वी का हर स्फीयर की हम बात करें, चाहे हाइड्रोस्फीयर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें या लिथोस्फीयर की बात करें या बायोस्फीयर की बात करें, सब पर उसके सीधे तौर पर असर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ड्रिफ्ट एंड लॉन्गर सूखा जिसकी हम बात कर रहे हैं, सूखा पड़ने लगेगा सालों साल तक, वहाँ पे बारिश नहीं होने की वजह से इतना ज़्यादा मिट्टी सूख जाएगी कि वो कुछ सालों के बाद उसमें खेती करना भी असंभव हो जाएगा। मतलब इसको बोलते हैं सूखा पड़ जाना। और सूखा जब ऐसा लंबे समय तक रहा तो ऐसे ज़मीन बंजर हो जाती है और उसमें फिर भविष्य में खेती भी नहीं हो सकती, तो ऐसी ज़मीन बेकार हो जाएगी। ऐसे ही आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पे जो भूमि है वो लिमिटेड है, यानी ज़मीन जो भूभाग है वो लिमिटेड है, पर आए दिन जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो सबके भरण पोषण के लिए हमको उसी रफ्तार से हमको उत्पादन भी करना है ताकि सबका पेट भर सके। और अगर ऐसे ही हालात बने रहे, भूमि अगर बंजर होती जाएगी तो ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, होता क्या है, अब जैसे कि जब खेती किसानी पर सीधे तौर पर असर देखने को मिलता है तो फार्मर पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, और फिर वो खेती किसानी छोड़कर, गांव का इलाका छोड़कर शहरों की तरफ दौड़ लगाते हैं, और जो उनका मेन काम है कृषि करना वो पीछे छूट जाता है। और ऐसे माइग्रेशन की वजह से होता क्या है कि मतलब उपज में सीधे तौर पर इसका असर भी देखने को मिलता है। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हीट
वेव्स यानी जो बोलते हैं ना ताप। देखिए द 10 हॉटेस्ट ईयर इवन रिकॉर्डेड है अकर्स इन 1998, द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड 2016, इट ब्रोक द रिकॉर्ड सेट इन 2015 विच इटसेल्फ ब्रोक इन द रिकॉर्ड सेटिंग 2014। कहने का मतलब ये है कि जो 98 में जो तापमान था, पिछले 10 साल में इतना तापमान कभी देखने को नहीं मिला। ऐसे करते 2016 में जो तापमान आपने रिकॉर्ड किया वो 2015 का रिकॉर्ड को तोड़ा था, 2014 में जो हमको मिला। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे वर्ष हम देख रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़े वैसे वैसे तापमान भी हमारा बढ़ रहा है और वो रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब है कि वो तापमान पहले हमने नहीं रिकॉर्ड किया था, अब करेंगे। तो इसका सीधे तौर पे मतलब है कि जो पृथ्वी है वो उसका तापमान बढ़ रहा है। ठीक है। अगर लंबे समय तक आप ऐसे जलवायु ऐसे मौसम में रहें जहाँ गर्मी ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, क्योंकि आपके बदन का जो पानी है वो पसीने से ज़्यादा निकलेगा, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। डिहाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा, हीट स्ट्रोक जिसको बोलते हैं लू लगना ज़्यादा होगा। आपको यहाँ पे एक सर्वे हुआ था यूरोप में, 2003 की बात करी, 2003 में 17,000 यूरोपियन मर गए थे और उसका रीज़न बताया गया था कि उनको लू लगी थी, यानी हीट स्ट्रोक उनको हुआ था। तो साथ ही साथ गर्मी के समय में मच्छरों का पैदावार ज़्यादा होता है, और आपको बता दूं जितना ज़्यादा मच्छर होंगे उतना ज़्यादा काटेंगे, उतना ज़्यादा तरह तरह की मच्छरों से रिलेटेड बीमारियां होंगी। ठीक है। और आप तो ये इस तरीके से शारीरिक तकलीफ मनुष्यों में देखने को मिलेगा ड्यू टू दैट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। अब आइस का पिघलना, जैसे मैंने बताया, तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, जितने भी पोलर रीजन्स हैं वहाँ के बर्फ़ पिघलकर सब समुद्र में आ मिलेंगे। तो जो हमारे पास एक जो स्रोत जो रिजर्वायर के रूप में पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे पिघलने हो जाएगा। 1979 में the September ice has been getting smaller and smaller and thinner in the Arctic. This now decreased 13% every 10 years. नासा का एक सर्वे है जो ये कहता है कि 1979 में जितने बर्फ़ की थिकनेस थी, मोटाई थी, जो साइज़ थी, वो दिन पे दिन घटती चली जा रही है। आर्टिक ओशंस में जो बर्फ़ थे उसमें कमी आती जा रही है, और हर 10 साल में ये पाया जा रहा है कि 13% जो बर्फ़ है वो कम होते जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस हद तक बिगड़ रहे हैं। ठीक है। ग्लेशियर आर अनदर फॉर्म ऑफ मेल्टिंग सिंकिंग आइस। ग्लेशियर आर फ्रोजन रिवर दैट फ्लो लाइक रिवर ओनली मच स्लोअर, लैटरली दे हैव बीन स्प्रेडिंग अप। अब जैसे बर्फ़ पिघल रहे हैं वैसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं उनका भी पिघलना स्टार्ट हो गया, और अगर ग्लेशियर पिघल के समुद्र में आ मिलेंगे तो समुद्र का जो लेवल वो बढ़ जाएगा। समुद्र का लेवल अगर बढ़ता है तो आपको बता दूं 100 साल में ये बताया गया है कि समुद्र का जो स्तर है वो 17 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। ठीक है। द लास्ट 10 ईयर इट हैज़ बिन राइजन ट्वाइस एज फास्ट एज द प्रीवियस 19 ईयर्स। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि 100 साल में जो 17 सेंटीमीटर समुद्र का जो स्तर ऊंचा हुआ है वो पिछले 10 साल में दुगना हुआ है एज़ कम्पेयर टू 90 ईयर्स। मतलब 90 साल में जितना ऊंचा होना चाहिए था, जितना सी लेवल और ऊपर उठता, सिर्फ 10 साल में उसका दुगना हुआ है। तो कहने का क्या मतलब है कि पिछले 10 साल में तापमान और तेज़ी से बढ़े हैं। इसी वजह से जो ग्लेशियर का पिघलना भी उसी रफ्तार से हुआ है, और उसी रफ्तार से समुद्र का जो लेवल है वो 17 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो गया। अब जैसे जैसे समुद्र का स्तर ऊंचा होता जाएगा, आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ आने लगेंगी, वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो समुद्र के अंदर समा जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये तो बात वहाँ तक हो गई। समुद्र जितना ज़्यादा ऊंचा उठेगा, पीने का जो आपको पता है नमकीन पानी, ये पानी को पीने योग्य नहीं होता, तो पानी की दिक्कतें आएंगी। सी लेवल जितना ज़्यादा होगा, कोस्टल एरिया के पास पीने का पानी की भी संभावना बढ़ जाएगी, और लोग अगर ऐसे पानी का यूज़ करेंगे तो उनको तरह तरह की शारीरिक परेशानी, पाचन से रिलेटेड से डायरिया हो गया, इस तरह की बीमारियाँ होने लगेंगी। ठीक है। शोधकर्ताओं का यह मानना है कि जिस रफ्तार से सी लेवल बढ़ रहा है, हर साल 8 से 16 मिलीमीटर तक इसकी साइज़ बढ़ती रहेगी, और इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं कि पूरी की पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अब जितना ज़्यादा तापमान होगा
उतना ज़्यादा, जैसे आपको मैंने बताया कि इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण की क्रिया होगी, उतना ज़्यादा समुद्र, झीलों और पानी से भाप बनकर आसमान में मतलब वायुमंडल में आएगा। तो जितना ज़्यादा वायुमंडल में बादल बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा बारिश होने की संभावना बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी उतना ज़्यादा बाढ़ की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अगर किसी हिस्से में अगर बाढ़ आता है तो वहाँ के पूरा जो एग्रीकल्चर है वो पानी में डूब जाएगा, पीने के लिए पानी का स्रोत मिलना बंद हो जाएगा, पानी से जुड़ी हुई बीमारियाँ जैसे मलेरिया, डेंगू, डायरिया, ये सब आसानी से लोगों में फैलने लगेगा, क्योंकि हर जगह अगर पानी मौजूद रहेगा तो ऐसे मलेरिया, डेंगू, मच्छर ज़्यादा पनपेंगे, जगह जगह पानी जमा रहेगा तो, ठीक है। तो और वाटर बॉर्न डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो, क्योंकि ये पानी कहीं जहाँ ठहरा हुआ है, लोग अगर उस ऐसे पानी को इस्तेमाल में लाएंगे तो मतलब जल से जुड़ी हुई बीमारियां होने के जो संभावना है वो बढ़ती चली जाएंगी, और इस तरीके से लंबे समय तक इंसान ऐसे चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा, चूँकि ज़्यादा तापमान होने से आपको पता है कि एक सिंपल से एक मौसमी कार्रवाई होती है कि कोई भी चीज़ गर्म होने से ऊपर की तरफ जाता है। तो जितना ज़्यादा तापमान पृथ्वी का बढ़ेगा उतनी हवाएं गर्म होंगी, और गर्म होने की वजह से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएंगी, मतलब गर्म चीज़ सब ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे जैसे वायुमंडल में गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो वो जगह खाली होने की वजह से तेजी से ठंडी हवाएं उस जगह को भरने आती हैं। तो ये जो क्रियाकलाप तापमान के बढ़ने से हो रहा है, इसी को हम लोग तूफान बोलते हैं। तो इस पृथ्वी पर तूफान आंधी आने की की जो मतलब ये दरें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बहुत मतलब छोटे छोटे अंतराल में इस तरह की तूफान और ये आंधियाँ आएंगी, समुद्र में तूफान उठेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जब समुद्र में तूफान उठता है तो किस हद तक नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब किस वजह से हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कहीं ना कहीं पृथ्वी के तापमान के बढ़ने की वजह से ये सारी परेशानियाँ हो रही हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इंसान के बारे में के ऊपर देख लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव कैसे पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जितना ज़्यादा मैंने अभी बात करी तापमान रहेगा, अगर इंसान ऐसे वातावरण में रहे जहाँ तापमान ज़्यादा है तो क्या होगा, उसको उसके शरीर में पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, लूह लगेगा, ठीक है। और जो अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इंसान के मरने तक के भी नौबत आ सकती है। क्लाइमेट जब चेंज होता है तो तरह तरह की एलर्जी और रेस्पिरेटरी से मतलब सांस से रिलेटेड बीमारियां भी तेज़ी से फैलती हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज होने की वजह से समय पे अगर मौसम ना हो, मतलब जो समय पे गर्मी, बरसात और जो ठंड का जो समय रहता है अगर उसमें अंतर आया तो मतलब सीजनल जो बीमारियां हैं वो बहुत तेज़ी से लोगों के बीच फैलेंगी, ठीक है। उसके बाद खाने पीने से जो बीमारियां ज़्यादा होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से फैलेंगी, ठीक। और मलेरिया, डायरिया, माल न्यूट्रिशन बेस्ड बीमारियां वर्ल्ड वाइड में हर साल 1.5 लाख से ऊपर लोगों को मार रही है, क्योंकि बेमौसम बरसात होने से बाढ़ की जो स्थिति उत्पन्न होती है तो जल से जुड़ी बीमारियां इतना तेज़ी से लोगों के बीच फैलता है कि मतलब इंसान की, मनुष्य की मौत भी हो जाती है, ठीक है। पानी बहुत पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से अफ्रीका में बता दूं 250 मिलियंस पीपल को पानी के बिना मतलब प्यासे उनकी हालत इतनी ख़राब हो जा रही कि उनको पीने का पानी छोड़ी खाना बनाने तक के लिए एक साफ़ पानी मिलना संभव नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर सतही जल पर निर्भर करते हैं मनुष्य, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल है उसकी भी जो लेवल है, स्तर है, वो इतना नीचे जा रहा है कि गर्मियों के समय ये जो कूप होते हैं, जो हैंडपंप होते हैं उसमें पानी नहीं आता। इवन जो कुआं खोदा जाता है वो भी गर्मियों में सूख जाते हैं। तो इन वजहों से पीने का पानी तक भी मिलना दूभर हो जाता है। तो प्यासे कितने इंसानों की मौत हो जा रही है। और अगर कहीं पे बाढ़ इतनी आ जा रही है कि इंसान मतलब कंटामिनेटेड फूड वाटर से भी मर रहे हैं।
ठीक है। अब आता है कि किस तरीके से हम इस प्रभाव को, ग्लोबल वार्मिंग को रोकें। तो सबसे पहले रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकलिंग। जो भी हमारे पास सामान मौजूद है उसको हम बार बार उपयोग में लाएं। हमको कोई भी चीज़ बार बार खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे एक सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा हम बिजली खर्च करेंगे उतना ज़्यादा बिजली बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बिजली को सेव करें। जो भी हमारे पास उपकरण है उसको, उसकी मेंटेनेंस करते रहें, उसकी साफ़ सफाई, उसका रेगुलर जांच वाँच करते रहें, ताकि कम से कम बिजली की खपत हो। जहाँ हम रह रहे हैं बस वहीं पे बिजली चले, बाकी जगह को हम ऑफ कर दें। उसके बाद जितने भी जो हम ये गाड़ी वाहन के जो हम इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें हम कम से कम वाहन के चलाएं। पास कम दूरी के जगहों पर पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन से रिलेटेड नहीं बल्कि ऐसे गाड़ियों को हम इस्तेमाल में लाएं जो कि गैसेस फ्यूल पे बेस्ड हों, या उसमें ऐसे ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा हो जो पोल्यूशन नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांट लगाने के ऊपर ध्यान दें कि हम जितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा ये ग्रीन हाउस गैसें कम इस वायुमंडल में रहेंगी। ठीक है। उसके बाद जो फैक्ट्रियाँ जो लगाई जा रही हैं उसमें ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप किया जाए, ताकि जो भी धुआं निकलता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद जो फिर एग्जॉस्ट धुआं निकले उसका असर इस वायुमंडल पे या पूरी पृथ्वी पर ना हो। ठीक है। जगह जगह पे अवेयरनेस के कैंपेन या प्रोग्राम चलाए जाएं, लोगों के बीच अवेयरनेस लाई जाए कि आपको कैसे अपने ही घर में सेल्फ कार्य करने हैं, ताकि हम दिन पे दिन जो विद्युत का खपत है, इलेक्ट्रिसिटी का जो खपत उसको हम कम करें, ताकि उसी हिसाब से हमको विद्युत बनाने की ज़रूरत पड़े। और आप सभी जानते हैं कि विद्युत बनाने के लिए आपको थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट में कितनी मात्रा में जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है, जिसमें कहीं उसी से सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब ये तो बात हो गई बड़े लेवल पे कि हमको क्या करना है। उसके बाद बड़े बड़े कानून बनाने हैं। हर देश को अपना खुद का एक कानून बनाना है कि कोई प्रदूषण नहीं करेगा, प्रदूषण को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएं, और अगर जो प्रदूषण करता है तो उसको उसी हिसाब से कड़े मतलब दंड और सज़ा का मतलब सज़ा हो, ताकि लोग उसे डरें और इस तरीके का कोई भी ऐसी कार्य को या कदम ना उठाएं जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित हो। ठीक है। अब जैसे हम पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, जब हम कंप्यूटर पर काम करें तभी हम मतलब यूज़ करें। उसके बाद जैसे आपको लग रहा है कि आप कुछ देर के लिए आप काम नहीं करेंगे तो अपने जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसको आप बंद कर दीजिए। रात में मोबाइल फ़ोन कभी भी ऑन मत रखिए, क्योंकि रात में जल्दी आप सोते हैं तो आपको कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं आती। तो अगर आपको रात को फ़ोन आपका स्विच ऑफ रहेगा तो आपकी बैटरी बैकअप उतनी बनी रहेगी, आपको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद घरों में मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जगह पर कर्टन हो गए, शेडेड हो गए, ये सब लगाइए, ताकि आपका रूम जहाँ पर आप रहते हैं वो ठंडा रहे। ना कि एसी ये सब लगाने से क्या होता है, ये सब उपकरण ज़्यादा बिजली खपाते हैं और उसी हिसाब से आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। घर में जो पानी गर्म करने के जो उपकरण होते हैं उसके लिए आप सोलर पैनल का इस्तेमाल करें, ताकि जो भी अगर आपको पानी गर्म करने की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको डेली पर्पस के लिए जितना तापमान चाहिए वो आपको रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी से प्राप्त हो, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से। ठीक है। जहाँ पर रहें वहीं पर ही आप लाइट जला के रखें, बाकी जाके लाइट ऑफ कर दें। उसके बाद घरों में जैसे हल्के कपड़े पहने, बाहर भी जाने से जो ड्रेसिंग सेंस है उसका हल्का रखें, ताकि आपको ये एसी और ये मतलब की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है। उसके बाद ठंडी में ऐसा कपड़ा, ऐसा ड्रेसिंग सेंस रखें कि आपको रूम हीटर की ज़रूरत ना पड़े। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वातावरण के हिसाब से, तापमान के हिसाब से आप अपना कपड़ा चूज़ करें और उस हिसाब से अपना उसको पहने, ताकि आपको अननेसेसरी किसी भी तरीके से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे एसी हो गया, हीटर हो गया, इस पर डिपेंड ना रहना पड़े। छोटे छोटे जगहों पे जाने के लिए पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें, या अगर दूर पे जा रहे हैं तो एक ही काम के लिए मतलब कई लोग अगर हैं तो कार पुलिंग करें, मतलब कम से कम वाहन रोड पर चले, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जिसके द्वारा हम इस ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपके लिए असाइनमेंट्स ये है कि आप ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। तो उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग से के कौन कौन से कारक हैं, उसके पीछे क्या कारण है, मुख्य कारण उनको बताना है आपको। राइट डाउन मेन सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस
ग्लोबल वार्मिंग, साथ ही साथ किस तरीके से प्रभाव कर रहा है जलवायु परिवर्तन पे ग्लोबल वार्मिंग, उसके बारे में लिखेंगे। एंड लास्टली कि हाउ टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।